तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है ना। देखिए, जो आजर्व है वो क्या तर्क दे रहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी जो भाषाई विकास होता है, ये किससे प्रभावित होती है? नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी हमारे हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। बट जो सोनाली है वो क्या महसूस कर रही है कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषाई विकास है, वो परिवेश से प्रभावित होता है ना। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर दे रखी है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, देखिए भावना की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है ना। स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस नहीं, ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। सतत तथा असतत अधिगम, अधिगम की भी यहाँ पर बात नहीं हुई। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं। ठीक है, डी क्या दे रखा है? प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, यही बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है ना। प्रकृति का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ें हमें नेचुरली रूप से मिली हुई है, ठीक है, यानी कि आपकी हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ये क्या हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है ना। और पालन पोषण, पालन पोषण का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ें हम वातावरण से ग्रहण करते हैं, है ना, अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं। तो जो आजर्व है वो क्या तर्क दे रहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यानी कि हमें हमारे हेरिडिटी से मिलती है, आनुवंशिकता से मिलती है। बट सोनाली क्या कहती है? नहीं, जो भाषाई विकास है ये हमारे परिवेश में होता है, हम अपने परिवेश से जो है भाषा विकास सीखते हैं, है ना। तो ये दोनों किस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं? प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, देखिए, जब कोई बच्चा, ठीक है, किसी कार्य को नहीं कर पाए बट कोई वयस्क व्यक्ति, ठीक है, उसकी मदद कर दे, तो यहाँ पर बच्चा किसी काम को कर ले जाता है ना। तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्कैफ होल्डिंग, है ना, पाड़ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहारा देना, जैसे कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो स्टार्टिंग में तो साइकिल चलाना सीख नहीं पाता है ना, तो स्टार्टिंग में वो साइकिल नहीं चला पाता है। बट पेरेंट्स क्या करते हैं? पीछे से थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं, तो बच्चा कुछ टाइम के बाद खुद साइकिल चलाना सीख जाता है। यानी पीछे से क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा सहारा देते हैं, जिससे कि बच्चा खुद साइकिल चलाना सीख जाए, है ना। तो जब बच्चा कोई काम नहीं कर पाता है और किसी के सहारा देने के साथ वो किसी काम को कर लेता है, तो उसी को क्या लेवाइगोसी कहते हैं, स्कैफ होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, सहारा देना कह लीजिए, है ना। हिंदी में अनेकों नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये दे रखा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी जो वर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ये भी लेवाइगोस्की नहीं दिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे की वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है कि ये बात कहना आपके यहाँ पर गलत होगी। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, नहीं, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। देखिए, ये बात जो है कहना आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। अध्यापिका क्या कर रही है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा चेयरमैन, है ना, तो वहाँ पर क्या हो गया? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चेयरमैन नहीं, चेयर पर्सन बोलना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, जिससे कि किसी एक लिंग को वहाँ पर नहीं दर्शाया जाए, जिसमें कि दोनों इंक्लूड हो जाए, जैसे कि चेयर पर्सन आपका हो गया। ठीक है, तो वही अध्यापिका क्या कहती है यहाँ पर? सभापति। तो सभापत्नी भी हो सकती है, बट हमेशा क्या बोला जाता है? सभापति। तो इसलिए अध्यापिका सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख रही है ना। तो वो क्या कर रही है? एक लिंग मुक्त यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को, जो जेंडर स्टीरियोटाइप के शब्द होते हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रही है, वो लिंग मुक्त जो है शब्द का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ प्रशिक्षण का तालमेल बैठाने के लिए हो सकता है। ठीक है, बट बाकी के ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए नहीं, जवाबदेही कम नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में
कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। नहीं, गलतियां क्या करती हैं, सीखने में हेल्प करती हैं, तो ये भी नहीं होगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस तरह अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ताकि पता चल सके बच्चे के सीखने में कहाँ कमी रह गई, किस जो है टीचिंग मेथड का, किस शिक्षण विधि का यूज किया जाए जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है ना। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का जो है सिद्धांत दिया हुआ, इन्होंने नैतिक विकास के कितने लेवल यानी कितने जो है स्तर इन्होंने बताए हुए हैं, 3 स्तर बताए हुए हैं, और स्टेज जो है कितनी बताई हुई है, 6 स्टेज जो है बताई हुई है इन्होंने, है ना। तो देखिए लेवल 3 बताए, स्टेज 6, एक लेवल में 2 स्टेज जो इन्होंने बताई हुई हैं, है ना। जो इनका पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है उसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर जो है नैतिकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट लेवल यानी कि पहला स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है ना। क्या दे रखा है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो बच्चे के समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल में जो है सही होंगे, तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, कि यही जो है समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें निगेटिव ऑप्शन को बताना था। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये भी बात जो है समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही है ना। ए सी डी तीनों की तीनों बातें आपके यहाँ पर सही है, बट बी जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, ग्रेड व अंकों के लिए। तो देखिए कभी भी अधिगम में जो आकलन होता है वो ग्रेड या फिर अंक के लिए नहीं किया जाता है ना, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। जांच परीक्षण के लिए, है ना, देखिए जांच परीक्षण के लिए भी असेसमेंट नहीं किया जाता है, किसके लिए आता है, प्रेरणा के लिए। ठीक है, बच्चे को सीखने में प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, है ना, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पृथक्करण श्रेणी करण उद्देश्य को प्रोत्साहित देने के लिए नहीं, हमें हतोत्साहित करना है, जिससे कि बच्चों को अलग नहीं करना है, पृथक नहीं करना है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है, हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि समाहित करके जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर दे रखा है कि हमें बच्चों को अलग थलग करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं हतोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा PDF में ये क्वेश्चन सही से स्कैन नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट है, मैनेज कर लीजिएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को जो है कई बार बताया है कि जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि हम अपने अलमारी में कपड़े सजा करके रखते हैं, उसी तरह हमारे माइंड में क्या होता है, स्कीमा होता है, इसमें कि जो नॉलेज होती है, जो हमारी ज्ञान होती है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, संगठित वे में हम रखते हैं। जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में, है ना, जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, असिमिलेशन यानी कि समावेशन, आत्मसातीकरण। बट जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ ऐड तो करते हैं बट चेंज के साथ में, है ना, मॉडिफिकेशन के साथ में, मॉडिफाई करके ऐड करते हैं, ठीक है, सुधार करके ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन, समायोजन, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, प्रचलित योजनाओं यानी स्कीमा की बात हो रही है, में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ऐड, चेंज, ठीक है, सुधार की बात तो हुई नहीं है ना, तो किस नाम से जानेंगे उसको, समावेशन यानी कि असिमिलेशन के नाम से जानेंगे इसको, कि हिंदी में आत्मसातकरण भी कह लीजिए, ठीक है, समावेशन कह लीजिए, अनेक नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में देखने को मिलेगा आपको असिमिलेशन, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहीं पर लिख देता कि अगर हम नई जानकारी को मॉडिफाई करके, सुधार करके ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका अकोमोडेशन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछ रखा है, और अभ्यर्थियों को जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं क्वेश्चन में होती है, ठीक है। अकोमोडेशन और असिमिलेशन में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता से। ठीक है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत वो क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति की जो अभिरुचि है, बुद्धि, प्रेरणा है, वो क्या होती है? दूसरे व्यक्ति से अलग होती है ना। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक तरीके से नहीं कार्य करते हैं, एक तरीके से नहीं रहते हैं, है ना। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे की जैसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो है अलग इंटरेस्ट हो सकता है, अलग जो है उसकी आवश्यकताएं हो सकती हैं। एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग होता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। बुद्धि के सिद्धांतों से नहीं, पर्यावरण से, वंशानुक्रम से, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? ये बात आपकी कौन कहती है? समावेशी शिक्षा कहती है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? आपकी सभी विद्यार्थियों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। देखिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने की तो बात करती है, बट एज पर नीड। ठीक है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको शिक्षा, एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए, उसको चीज़ें प्रोवाइड की, जैसे कि दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके लिए ऑडियो जो चीज़ें होती है वो उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अगर एक जो है बच्चे को सुनने में असमर्थ है तो उसके लिए जो चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत की जाए। ठीक है, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि ब्रेल लिपि, जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है वो उसको प्रोवाइड की जाए, है ना। ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। हालांकि यहाँ पर तो नहीं बताना चाहिए था, बट याद आ गया अभी तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे ईवीएस में पूछ लेता है कि ब्रेल लिपि की जो है खोज किसने की थी? तो लुईस ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। मैंने आप लोगों को ईवीएस की क्लास कराई तो उसमें बताया अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट है, बाकी देखिए ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर हटेंगी। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है ना। देखिए सिंपल सी बात है, ये किससे संबंधित है? आपके इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास से। ठीक है, क्योंकि हम इमोशन, जो हमारे अंदर इमोशन, जो भावनाएं होती हैं, उसी की वजह से तो हम नाराज होते हैं, है ना। जो आपका डर है, ये किसकी वजह से आता है? इमोशन की वजह से ही आता है ना। जो हमारे अंदर क्रोध है, ये किस वजह से आता है? इमोशन की वजह से, है ना। तो हम अपने क्रोध को कहाँ पर ज़्यादा दिखाना है, कहाँ पर ज़्यादा गुस्सा होना है, कहाँ पर कम होना है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो संवेगात्मक विकास है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है हमारा, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहीं पर भी गुस्सा हो जाता है ना, तो उसका मतलब क्या है कि उसको अपने इमोशनल डेवलपमेंट पे कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, संवेगात्मक विकास पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने, है ना। तो वही बता रहा है आपका कि कोई भी नाराज़ हो सकता है। सिंपली बात है, कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप कोई कुछ बोले ही ना फिर भी उसके ऊपर नाराज़ हो गए, है ना। तो यही दे रखा है कि सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं होता। ठीक है, आपने देखा ही होगा, कभी कोई भी किसी भी टाइम नाराज़ हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, ठीक है, किसी सही कार्य के लिए नाराज होना, ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? इमोशनल डेवलपमेंट को। ये जो है बहुत ही कम ही लोग कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो चारों दे रखे हैं ना आपके, ये विकास के पक्ष दे रखे हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। PCSC फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास, उसके बाद में इमोशनल विकास। ये क्या होते हैं? चारों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अंतर संबंधित होते हैं। यानी आपका शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पर भी इफेक्ट डालेगी। आपका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका जो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। वैसे तो आपके 3 ही होते हैं, बट सोशियो जो आपका सामाजिक विकास होता है उसमें इमोशनल विकास यानी कि संवेगात्मक विकास जो है काउंट हो जाता है। तो PCSC आप ध्यान में रखिएगा, ये चारों क्या होते हैं? विकास के पक्ष होते हैं, डोमेन होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? देखिए जब भी लिखने की योग्यता में कमी की बात है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डिस्ग्राफिया, है ना। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन संबंधी जो है प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी बच्चों को एक प्रकार की विकार होती है, जैसे कि बच्चा वाज को सा पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है ना। डिसलेक्सिया भाषाई संबंधी एक प्रकार की विकार होती है। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति
के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, है ना। देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो उसको क्या नहीं प्रभावित करेगा, सामाजिक अनुभव, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा समाज की बात नहीं की, इसीलिए जो इनकी जो थ्योरी है उसकी आलोचना भी हुई, है ना। इन्होंने ज़्यादा किसको महत्व दिया, हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को जो महत्व दिया, है ना। भाषा की इन्होंने बात की है, परिपक्वन की बात की है, क्रियाकलाप की, एक्टिविटी की बात की है, बट इन्होंने सामाजिक अनुभव को उतना महत्व नहीं दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसको जो है सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता है, तो बी आपका करेक्ट है। से थे आपके आज के क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने कितने स्कोर किए ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आप में से बहुत सारे व्यक्तियों के कमेंट आए हुए थे कि PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी, तो PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे कि मैंने आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो आप लोगों के लिए वो नोट्स बिल्कुल फ्री हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके उन नोट्स को रीड कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। मैथ्स हो गया, EVS हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया। अभी मेरे पास 1-2 सब्जेक्ट का नहीं है, जैसे कि SST का नहीं है, अभी संस्कृत का नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स और अवेलेबल है। साइंस हो गया आपका पेपर 2 के लिए, है ना। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट कमेंट पिन फॉर्म के रूप में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।